नमस्कार दोस्तों, हमारी ये संस्कृत व्याकरण चल रही थी, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं। संस्कृत में जो यत्न होते हैं, यत्न कितने प्रकार के होते हैं, यत्न में कौन कौन से यानी कि वर्ण शामिल है, तो उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यत्न है जो संस्कृत है, उसकी परिभाषा क्या होती है। उसकी परिभाषा है कि वर्णों के उच्चारण में किया जाने वाला आंतरिक प्रयासों को यत्न कहते हैं। इस मान लो हम किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, उसके लिए जो हम आंतरिक यानी कि अंदर से जो प्रयास कर रहे हैं उसी को हम यत्न बोलते हैं। अब यत्न के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो दो प्रकार हैं इसके। एक तो आभ्यंतर यत्न। अब आभ्यंतर यत्न को हम क्या बोलते हैं, एक प्रयत्न भी बोल सकते हैं और यत्न बोल सकते हैं। और दूसरा है बाह्य यत्न। आभ्यंतर जो यत्न है इनकी संख्या 5 है। इनकी संख्या यानी कि बात करते हैं तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में इनकी संख्या 4 ही बताई गई है। बात करते हैं बाह्य यत्न की, इनकी संख्या है 11। अब हम ये जान लेते हैं कि आभ्यंतर यत्न किसे बोलते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान से पहले, वर्णों के उच्चारण स्थान से पहले किया जाने वाला आंतरिक प्रयास आभ्यंतर यत्न कहलाता है। कि हम जिस भी वर्ण का उच्चारण करते हैं उससे पहले ही हम किसी मतलब प्रयास कर लेते हैं, जो उसको बोलते हैं आभ्यंतर यत्न। और बाह्य यत्न किसे बोलते हैं कि वर्णों के स्थान के उच्चारण के बाद, वर्णों के उच्चारण के बाद जो किया जाने वाला आंतरिक प्रयास है वह बाह्य यत्न कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो कि आभ्यंतर यत्न 5 है। अब 5 कौन कौन से हैं? स्पष्ट, ईषद स्पष्ट प्रयत्न, ईषद विवृत प्रयत्न और विवृत प्रयत्न और समृत प्रयत्न। स्पष्ट के बारे में बात करते हैं तो इसमें कुल 25 वर्ण हैं। ईषद स्पष्ट प्रयत्न में बात करते हैं तो 4 वर्ण आ जाते हैं। ईषद विवृत प्रयत्न के बारे में बात करते हैं तो इसमें 4 वर्ण आ जाते हैं। और विवृत प्रयत्न है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें 9 वर्ण आ जाते हैं। और समृत प्रयत्न के बारे में बात करते हैं तो इसमें 1 वर्ण आता है। अब हम बाह्य प्रयत्न के बारे में बात करते हैं। वर्णों के उच्चारण के बाद, वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला जो आंतरिक प्रयास है वह बाह्य यत्न कहलाता है। देखो, उच्चारण के बाद और यह है उच्चारण से पहले, दोनों में बस सिर्फ यही डिफरेंस है। इसमें उच्चारण से पहले, इसमें उच्चारण के बाद। तो उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास ही बाह्य यत्न है। अब इनकी संख्या है 11 है। कितनी है? 11। 11 कौन कौन से? एक तो विवार, श्वास और अघोष। इन तीनों को मिलाकर के 18 या फिर 20 यानी कि वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। जो भी कौन कौन से वर्ण है उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। संवार, नाद और घोष। संवार, नाद और घोष जिनकी संख्या बात करते हैं तो हम 23 हमें देखने को मिलती है। अब कौन कौन से वर्ण आते हैं इनको आप अभी यानी कि मत देखो, इनके बारे में आप मत सोचो, सिर्फ ये देखो कि कितने वर्ण है। अल्प प्राण में 21 वर्ण आ जाते हैं, महाप्राण में 16 वर्ण आ जाते हैं। और हम बात करते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 अलग से हैं। तो इनकी संख्या कुल हो गई 11। अब हम बात करते हैं यानी कि स्पष्ट में कौन कौन से वर्ण है, ईषद स्पष्ट में कौन कौन से वर्ण है, इनके बारे में हम फुल डिटेल से अब हम बात करते हैं आगे। देखो, अब हम बात करते हैं आभ्यंतर यत्न की, जिसकी परिभाषा अभी अभी हमने पढ़ी थी कि आभ्यंतर यत्न उसे बोलते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण करने से पहले हम किसी मतलब प्रयत्न कर लेते हैं, यानी कि उसके प्रयत्न कर लेते हैं, उसे आभ्यंतर यत्न कहते हैं। कि किसी भी वर्ण के उच्चारण से पहले जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे आभ्यंतर यत्न बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, आभ्यंतर यत्न है, इसके बारे में मैंने अभी आपको यानी कि बेसिक ऐसे ही मैंने आपकी डेमो मैंने आपको। देखो, अब हम बात करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में। आभ्यंतर प्रयत्न की अभी अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी कि जिस वर्ण का उच्चारण करने से पूर्व जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में अभी मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बताई थी, अब हम इसके विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्पष्ट प्रयत्न। इस देखो, आभ्यंतर प्रयत्न को प्रयत्न बोल सकते हैं और यत्न बोल सकते हैं, दोनों ही हम इसे बोल सकते हैं। स्पष्ट प्रयत्न जो कि इनकी संख्या 25 होती है। 25 कौन कौन से? कु, चू, टू, तू, पू। देखो, कु, चू, टू, तू, पू, उस उ की मात्रा से तात्पर्य है, यहाँ पे उद्दित वर्ण को उ की मात्रा के से ही इनको बोला जाता है, जो कि
ये क्या होता है कि अपने वर्ग के लिए इनको उदित वर्ण जाना जाता है। तो देखो कु से हो गए का वर्ग क्या करना है, ठीक है 5 ही हो गए, च से करना है, ठीक है 5 ही हो गए, ट से यानी कि ट वाली लाइन, और तु से यानी कि त वाली लाइन, और पु से यानी कि प वाली लाइन। तो इस प्रकार से ये 25 कुल वर्ण कितने हो गए, 25 हो गए, है ना। तो स्पष्ट यानी कि परिवर्तन 25 हो गए। ईसद स्पष्ट परिवर्तन यानी कि 4 हो गए, कौन कौन से, य व र ल और अंतस्थ व्यंजन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। ईसद जो विपरीत परिवर्तन है इनकी संख्या 4 थी, कौन कौन से हैं, श श श ह, यानी कि ऊष्म जो व्यंजन है उनको हम यहाँ पे ले लेते हैं। विवृत परिवर्तन के बारे में बात करते हैं तो इनकी संख्या 9 होती है, और 9 कौन कौन से, यानी कि संस्कृत के जो स्वर है 9 है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी कि अ ई ओ री, री ए आई ओ औ, ये क्या है, ये स्वर है। बात करते हैं हम संवृत्त परिवर्तन के बारे में, इनकी संख्या 1 होती है, वह होती है हस्व अ। हस्व अ है, अ जो यानी कि इसका प्रयोग है 2 प्रकार से किया जाता है। हस्व अ का जो लौकिक प्रयोग की दशा में संवृत्त परिवर्तन हो जाता है। अगर हम लौकिक प्रयोग की दशा में इसका अ का प्रयोग करते हैं तो ये संवृत्त परिवर्तन कहलाता है। और बात करते हैं व्याकरण की प्रक्रिया में, अगर व्याकरण की प्रक्रिया में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये विवृत ही रहता है, विवृत ही रहता है, यानी कि यहाँ से इसी में यानी कि गिना जाता है। अगर हम इसे लौकिक प्रयोग की दशा में उपयोग करेंगे इस अ को, तो ये कौन सा बन जाएगा, संवृत्त परिवर्तन। और हम बात करते हैं इसको हम व्याकरण की दिशा में प्रयोग करते हैं तो ये बना रहेगा किसमें, विपरीत परिवर्तन में। अब हम बात करते हैं कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार परिवर्तनों की संख्या 4 बताई गई थी, 4 बताई गई है, और वह कौन कौन से, स्पष्ट, ईसद स्पष्ट, विवृत और संवृत्त। देखो स्पष्ट में यानी कि कुछ तो ये पूरे पूरे कितने हैं, 25 है। बात करते हैं स्पष्ट यानी कि इसमें य र ल व अंतस्थ यानी कि वर्ण इसके अंदर आ जाते हैं। और विवृत के बारे में बात करते हैं तो विवृत में 9 यानी कि स्वर है, और 4 ऊष्म व्यंजन यानी कि श श श है। तो 9 और 4 13, कुल वर्ण हो गए 13 इसमें आ जाते हैं। और संवृत्त क्या है कि प्रयोग दशा में ह्रस्व आकार मात्र, यानी कि अगर प्रयोग की दशा में अगर हम उसमें यानी कि बात करते हैं प्रयोग, लौकिक प्रयोग के बारे में बात करते हैं तो उसमें यानी कि आकार। देखो अब हम बात करते हैं यानी कि हमारा अभ्यंतर यत्न पूरा हुआ, अब हम बाह्य यत्न के बारे में बात करते हैं। बाह्य यत्न के बारे में बात करते हैं तो इनकी संख्या है 11, इनकी संख्या कुल कितनी है, तो इनकी संख्या है 11 इनकी संख्या। अब 11 संख्याओं में से कौन कौन से वर्ण कौन कौन से इस बाह्य यत्न में आते हैं, तो देखो सबसे पहला आ जाता है विवार, श्वास और अघोष। विवार, श्वास और अघोष, इसमें यानी कि जो वर्ण आएंगे प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा। अब ये पहला और तीसरा वर्ण कौन कौन से होते हैं, क ख च छ ट ठ त थ और प और फ, ये वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण हैं। इनके साथ साथ यानी कि विसर्ग को जोड़ दिया जाता है, और श श श है को नहीं यहाँ पे जोड़ा जाता, तो श श श और जीव्या मूल्यम उपध्यामानियम और यम यानी कि 1 और 2। तो ये क्या है, इस विवार, श्वास और अघोष जो यानी कि भाई यत्न है इसमें ये आते हैं। आगे हम बात करते हैं जो चौथा हमारा जो यानी कि भाई यत्न सवार नाद घोष, सवार नाद घोष, इसमें यानी कि वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ण है ये इसमें आ जाते हैं। और इसमें देखो कौन कौन से हैं तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का वर्ण, ग घ य ज झ य ट थ और य, द ध और न और ब भ और म, ये इसके क्या है तीसरे चौथे और पांचवे वर्ण है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसको य र ल य व र ल यानी कि अंतस्थ व्यंजन और है यहाँ पे नहीं था और यहाँ पे है, ठीक है ना, मतलब यानी कि सवार नाद घोष के अंदर हा आएगा। अनुस्वार और यम में 3 और 4, ये इसके हो गए, इसके यानी कि सवार नाद और घोष के। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण के बारे में। तो अल्प प्राण यानी कि जिस वर्णों के उच्चारण में यानी कि उनको बोलने में कम प्राण यानी कम वायु की आवश्यकता होती है, अल्प प्राण कहलाते हैं। वे वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवे, यानी कि विषम संख्या के बारे में हम बात कर लेते हैं। यानी कि वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवे, पहले तीसरे पांचवे में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं, ग घ य च झ य ट ढ ण त ध न प भ और म। इसी के साथ साथ यानी कि य व र ल जो यानी कि
अंतस्थ व्यंजन है, और यम 1 2 1 और 3, ठीक है। अब महाप्राण के बारे में बात करते हैं, यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में ज्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है, महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण में कौन कौन से हैं, यानी कि वर्ग का दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा और चौथा है। तो देखो यानी कि ख घ छ छ झ ह ढ थ ध प और ब, ये इसके क्या है, यानी कि महाप्राण के वर्ण है। उसी के साथ साथ श श ह और यम में 2 और 4, ये क्या है, यानी कि महाप्राण के अल्पप्राण महाप्राण, यानी कि इस भाई यतन की ही बात है। अब हम बात करते हैं यानी कि इसके और भाई यत्न के बारे में बात करते हैं। तो और देखो सभी स्वरों के 3-3 भाई यत्न होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। देखो इन सभी के बारे में यानी कि जो क्वेश्चन बनते हैं या फिर कोई मतलब ऐसी इंपॉर्टेंट जो लाइन रह गई है उसके बारे में हम अगले बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अभी आपको इनको ये समझना है कि कौन सा वर्ण कौन सी जगह आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि संज्ञा में देखो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। देखो उदात्त क्या होता है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान तालु आदि होता है और यह ऊपरी भाग से बोला जाता है, यह ऊपरी भाग से बोला जाता है, उन्हें उदात्त हम बोलते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं अनुदात्त की, बात करते हैं तो तालु आदि उच्चारण स्थान से के मध्य से जो बोला जाने वाला जो वर्ण है उनको हम यानी कि अनुदात्त बोलते हैं। स्वरित क्या होता है, दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो उदात्त का जो सूत्र बनता है वह बनता है उच्चेरुदात्त, उच्चेरुदात्त है, उच्चेरुदात्त है इसका सूत्र बनता है। और इसमें यानी कि कोई चिन्ह नहीं होता, यानी कि जैसे वर्ण है वैसे वैसे रहते हैं, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं देखने को आपको मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अ है तो इसमें कोई भी चिन्ह नहीं है, आ है, ई है और बड़ी है। अब हम अनुदात्त के बारे में बात करते हैं जिसका सूत्र है निच्चेरुदात्त। निच्चेरुदात्त है का तात्पर्य यानी कि इसमें यानी कि मध्य में यानी कि जो क्या बोलते हैं इसका जो यानी कि चिन्ह है मध्य में होता है, ठीक है। अब देखो नीचे आड़ी रेखा, जो वर्ण होगा उसके नीचे आड़ी रेखा होगी। जैसे मान लो अ है, अ के नीचे आड़ी रेखा है, आ है, आ के नीचे आड़ी रेखा है, ई है, ई के नीचे आड़ी रेखा है और बड़ी ई है उसके नीचे आड़ी रेखा है। अब हम बात करें स्वरित, जो कि दोनों का मिश्रण है, इसका उदात्त और अनुदात्त का दोनों का मिश्रण कौन है, स्वरित है। समाहार स्वरित है, यानी कि दोनों का मिश्रण। तो इसमें क्या है कि ऊपर खड़ी रेखा होती है, कोई भी वर्ण उसके ऊपर खड़ी रेखा देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लो अ है, अ के ऊपर खड़ी रेखा है, आ है, आ के ऊपर एक डंडा है, खड़ी रेखा है, ई है, ई के ऊपर एक रेखा है और ई है और इसके ऊपर एक रेखा है। तो इस प्रकार से यानी कि वर्णों को बांट रखा है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट जो लाइन रह जाती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखो अब हम भाई यत्न और अभ्यांतर यत्न है, यानी कि दोनों के बारे में अब महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो हमारी महत्वपूर्ण जो बातें रहने वाली है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहां से ये आ जाती है कि प्रत्येक व्यंजन के 4-4 भाई यत्न होते हैं। आपसे सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रत्येक वर्ण के भाई यत्न में कितने यानी कि वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक व्यंजन के भाई यत्न में 4-4 वर्ण होते हैं। अब देखो 3 तो विवार श्वास अघोष या फिर सवार नाद घोष, ठीक है, और एक अल्पप्राण और महाप्राण से आ जाता है, तो इस प्रकार से 4 हो जाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रत्येक स्वर के, यहाँ पे व्यंजन था, यहाँ पे प्रत्येक स्वर के 3-3 भाई यत्न होते हैं, यानी कि व्यंजन के तो 4 भाई यत्न होते हैं और स्वर के होते हैं 3-3 भाई यत्न होते हैं। कौन कौन से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि प्रत्येक स्वर के एक तो अभ्यंतर और 3 भाई यत्न, यानी कि कुल 4 यत्न होते हैं। उसी प्रकार से एक प्रत्येक व्यंजन के एक आभ्यंतर दोनों में समान है, स्वर या व्यंजन हो, लेकिन भाई यत्न में यहाँ तो 3 थे और यहाँ पे भाई यत्न में व्यंजन में 4 भाई यत्न, यानी कुल 5 हो जाते हैं, क्योंकि 4 और 1 5, 3 और 1 4। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ पे स्वर के बारे में बात करते हैं। तो स्वर के पास आभ्यंतर 1 रहता है एक वर्ण के पास, और भाई यत्न होते हैं 3, ऐसे मिलाकर कुल हो गए 4, ठीक है। व्यंजन के बारे में बात करते हैं तो व्यंजन के पास आभ्यंतर यत्न 1 होता है और भाई यत्न 4 होते हैं, ऐसे कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा।
अब एक नोट में आपको बता दूं कि उच्चारण स्थान व आभ्यंतर प्रयत्नों का प्रयोग सवर्ण संज्ञा, क्या बोला, सवर्ण संज्ञा के प्रसंग में किया जाता है। यानी कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्नों का जो प्रयोग है सवर्ण संज्ञा में किया जाता है। अब हम बात करते हैं, देखो नोट एक और, कि बाह्य यत्नों का प्रयोग आभ्यंतर परीक्षा में किया जाता है। जो बाह्य यत्नों का प्रयोग है ना, आभ्यंतर में जो परीक्षा है उसमें किया जाता है। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता कि आभ्यंतर परीक्षा में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बाह्य यत्नों का प्रयोग, इतना आपसे पूछा जाता है। तो ये रही हमारी संस्कृत में जो यत्नों के बारे में जो चर्चा है, ये हमारी रही है। आगे हम बात करेंगे यानी कि कुछ और जो महत्वपूर्ण जो यानी कि सूत्र है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से हमारा आभ्यंतर यत्न यानी कि यत्न हमारे यहाँ पे समाप्त हुए। जय हिंद, जय भारत। देखो अब हम बात करते हैं कि वर्णों के भेद कितने होते हैं। जैसे मान लो स्वरों के कितने भेद हैं और एक स्वर कितने भेद है, और बात करते हैं व्यंजनों में भी यानी कि व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो ये यहाँ से एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है प्रत्येक एग्जाम में। तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यानी कि एक सूत्र रह जाता है तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी कि सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है ये। इसमें क्या करता है कि जो समान जो सवर्ण जो यानी कि आ जाता है, जैसे मान लो ए आ, आपस में यानी कि जब मिलने पर क्या हो जाता है, सवर्ण हो जाता है। जैसे कंठ है कंठ, तो आपस में सवर्ण हो गया। विव्रत विव्रत, ये आपस में क्या हो गया, सवर्ण हो गया। तो ये आपको बताना एक इंपॉर्टेंट मेरे लिए लगता था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो इसका सूत्र को यानी कि सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो वह है तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्ण वर्णम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वर्णों के भेद, कि वर्णों के भेदों के बारे में बात करते हैं। तो स्वरों के कितने कौन कौन से यानी भेद होते हैं। जैसे देखो ह्रस्व 6 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व वर्ण 6 प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व 6 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ भी 6 प्रकार का होता है और एक प्लुप्त भी 6 प्रकार का होता है। इस प्रकार से यानी कि स्वरों की जो भेदों के बारे में बात करते हैं तो 18 इसके कुल भेद हो जाते हैं। जैसे आप देखो ए है, ए का ह्रस्व भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुप्त भी होता है। ए का ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त तीनों होते हैं। इसी कंडीशन में ह्रस्व का 6, दीर्घ का 6 और प्लुप्त का 6, तो 6 6 12 और 12 और 6 18। तो ए का कितने भेद हैं, तो ए के हैं 18 भेद। ये आपको इंपोर्टेंट यानी कि हो जाता है। ई ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त ये भी 3 प्रकार से है, तो इसकी यानी कि कुल जो यानी कि भेद वर्ण हो जाते हैं वह हो जाते हैं 18। उ के बारे में बात करते हैं तो वो दीर्घ सॉरी लघु और दीर्घ और एक प्लुप्त 3 प्रकार से हो जाता है, तो इसके जो यानी कुल वर्ण हो जाते हैं वह हो जाते हैं 18। तो ए के 18, ई के 18, ओ के 18, इस प्रकार से यानी कि ये हो गए। अब देखो री है, री ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त ये भी तीनों प्रकार से होता है, तो इसका जो वर्णों के जो भेद हो गए वह हो गए 18 है। ठीक है, लृ है, लृ के अंदर बात करते हैं तो लृ में ह्रस्व भी है और प्लुप्त भी है, लेकिन इसमें दीर्घ का अभाव है, यानी कि दीर्घ वर्ण नहीं होता, इसीलिए हम एक दीर्घ के चक्कर में हमें से 6 माइनस कर देंगे, तो 18 में से 6 गए तो इसमें 2 ही हैं, तो यानी कि वह हो जाएंगे 12। तो लृ में कितने वर्ण कितने भेद होते हैं, लृ के 12 होते हैं। री और लृ दोनों मिलकर यानी कि 30 वर्णों 30 जो वर्ण है वह बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए आई ओ औ। ए और आई है, ओ और औ है, इसमें इन दोनों में ही क्या है यानी कि ह्रस्व दीर्घ और यानी कि प्लुप्त दोनों मिलेंगे, लेकिन ह्रस्व नहीं मिलेगा, ह्रस्व का यहाँ पे अभाव हो जाता है। इस प्रकार से ए के 12, आई के 12, ओ के 12 और औ के 12, चारों के 12 भेद हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, देखो व्यंजनों में य व और ल, य व ल, अनुनास नुनासिक और अनुनासिक, देखो दोनों में अलग अलग अंतर है। नुनासिक और अनुनासिक दो भेद होते हैं। अब किस प्रकार से होते हैं, जैसे देखो जैसे मान लो ये है, ये में हलंतम ये और चंद्रबिंदु वाला ये, ठीक है, दोनों में से मिलकर यानी कि यह बना होता है। तो इसमें अनुनासिक कौन सा हो गया, जो आधा ये है अनुनासिक, और अनुनासिक कौन सा हो गया, यह हो गया।
अनुनासिक तो कौन सा हो गया, आधा ही है, और यम हो यानी कि क्या हो गया, अनुनासिक, ठीक है। वह में देखो यानी कि आधा वह तो क्या हो गया, अनुनासिक, ठीक है। और जो यानी कि वह है, वह के ऊपर चंद्र बिंदु वाला ये, तो वह ये हो गया अनुनासिक, ठीक है। ल में ल अनुनासिक, अनुनासिक, और जो ल है ये हो जाएगा अनुनासिक। इस प्रकार से यानी कि ये वर्णों के भेद हैं और ये सूत्र है। अब हम विधायक इस संज्ञा वाले सूत्र को अब हम पढ़ते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे क्लास में पढ़ते हैं।